वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो आज से हम जो अपनी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी है लेफ़्ट टू राइट शंट वाली। पहले हमने जो अभी तक डिजीज़ पढ़ ली उनमें क्या हो रहा था, हमारा राइट साइड से जो है वो लेफ़्ट साइड पे ब्लड जा रहा था। मतलब ये आपका है ना हार्ट, अगर तो ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जो जा रहा है इसे हम क्या कहेंगे, राइट टू लेफ़्ट शंट। लेकिन अगर लेफ़्ट से राइट पे जा रहा है तो इसको कहेंगे हम लेफ़्ट टू राइट शंट। अब राइट साइड पे हमारी ऑक्सीजन होती है कम, मतलब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है इधर, उधर हमारी होती है ऑक्सीजनेटेड। तो अब इसमें क्या होगा, जब हमने देखा था पहले राइट से लेफ्ट शंट, उसमें क्या होता था, आपकी ऑक्सीजन जो है वो अब क्योंकि इधर से डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे जा रही थी, तो आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ओवरऑल हो रही थी कम। तो अब उसमें क्या होगा आपकी, क्योंकि अब इसके अंदर आपकी जो है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो भी आपकी ऐड हो जाती है। तो जब आपका जो ब्लड है जो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, उसकी वजह से जो पेशेंट होता है आपका वो चला जाता है साइनोसिस में। तो आज से जो हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं उनमें क्या होगा, आपका लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ब्लड जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे हमारा ब्लड होता है ज़्यादा ऑक्सीजन वाला, इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी वजह से आपके राइट साइड जो है लेफ़्ट जो राइट आपका जो है वेंट्रिकल है उसमें आपका ब्लड होगा मोर ऑक्सीजन वाला। और यहाँ पे अब क्यों इधर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन नहीं आ रही। आपकी जो मतलब जो भी आपका ब्लड है ना यहाँ पे वो सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड है। तो इसकी वजह से आपका जो पेशेंट है ना, जो आपका लेफ़्ट टू राइट शंट वाला, वो ए साइनोटिक होगा प्रेजेंटेशन पे। लेकिन साइनोसिस हो सकती है इसके अंदर। अब साइनोसिस क्यों हो सकती है, उसके लिए ये आइजनमेंगर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, अगर आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर हो रहा है लेफ़्ट टू राइट शंट, लेफ़्ट टू राइट शंट हुआ। अब उसमें क्या हो जाएगा, जब वो लेफ़्ट साइड से आपका राइट साइड पे ब्लड जाएगा, अब उसकी वजह से आपका जो है पल्मोनरी जो है सर्कुलेशन उसमें ब्लड जा रहा है ज़्यादा। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब ब्लड आपका ज़्यादा जाता रहेगा ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, जो वेसल्स हैं ना वो क्या कर लेंगी, आपस में रीमॉडलिंग कर लेंगी। मतलब वो जो वेसल्स हैं ना वहाँ पे वो थिक हो जाएंगी। थिक होने की वजह से अब जो है आपका जो पीछे से राइट वेंट्रिकल है उसको अब ज़्यादा फोर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे हाइपरटेंशन हुई हुई है। तो इसकी वजह से आपका जो वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है, मतलब फोर्स के साथ काम कर रहा है। तो अब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उसकी वजह से आपके वेंट्रिकल के अंदर, ताकि वो जो है इस हाइपरटेंशन जो है वहाँ पे उसको वो कंपनसेट कर सके। लेकिन क्या हुआ, अगर आपकी वो जो मतलब हाइपरटेंशन की वजह से जो आपकी रिमॉडलिंग हो रही है वो आगे मतलब आगे से क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड है वो राइट से लेफ़्ट शंट हो जाएगा। पहले जो था लेफ़्ट टू राइट, मतलब ये अर्ली था, अब ये लेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको आपका राइट टू लेफ़्ट शंट हुआ। अब जब राइट टू लेफ़्ट शंट होगा, इसमें क्या है, आपकी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है यहाँ पे आपकी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है लेफ़्ट साइड पे। अब ये जो डिक्रीज ऑक्सीजन वाली जब जाएगी इधर, तो अब इसके अंदर क्या डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जा रही है। तो इसकी वजह से जब ये 5 mg/dl से मतलब ज़्यादा हो जाएगी या यहाँ तक आ जाएगी, तो आपका पेशेंट चला जाएगा साइनोसिस में। तो शुरू में इसके अंदर क्या है, साइनोसिस नहीं है। लेकिन अनकरेक्टेड अगर हो जाएगा आपका लेफ़्ट टू राइट शंट, उसकी वजह से आपका पेशेंट चला जाएगा लेट साइनोसिस में। और उसके बाद क्योंकि अब ये आपका जो है मतलब लंग्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, ऑक्सीजन आपकी आगे कम जा रही है, तो उसकी वजह से आपका पेशेंट जाएगा, मतलब आपकी जो किडनीज़ हैं वो एरिथ्रोपोइटिन वगैरह ज़्यादा रिलीज़ करेंगे और उसकी वजह से आपकी पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। और उसके साथ ये अगर लंग्स की कोई भी आप देखेंगे ना, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिसमें आपका जो है लंग्स जो है इसके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं या रिमॉडलिंग हो रही है या ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है, तो आपकी ये क्लबिंग आ जाएगी। तो उसके बाद ये आपका जो है एज ऑफ ऑनसेट जो है इसकी, वो आपकी वेरी करती है साइज़ पे भी और उसके बाद सेवेरिटी पे भी। मतलब जितने साइज़ अगर ज़्यादा है तो मतलब सिंपल है कि आपका ब्लड उधर ज़्यादा जाएगा और उतनी जल्दी मतलब जो है ना सेवेरिटी आ जाएगी वहाँ पे, उतनी जल्दी आपकी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उतनी जल्दी आपका जो है ये लेफ़्ट टू राइट शंट जो है वो चेंज हो जाएगा राइट टू लेफ़्ट शंट में। तो ये सारा था आइजनमेंगर सिंड्रोम में। और अभी हम जो है अपनी सबसे पहली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट उसको स्टार्ट करते हैं। तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट को शुरू करने से पहले हम ऐसे है कि आपकी जो है वेंट्रिकल्स उनके दरमियान में ये जो सेप्टा है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसके अंदर कोई डिफेक्ट आएगा तभी आपका जो है ये डिफेक्ट आएगा। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल जो है उसकी जो सेप्टेशन हो रही है उसको हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अब ये आ गई आपकी वेंट्रिकल जो है उसके अंदर सेप्टेशन जो हो रही है वो वाली आ गई है। अब इसमें ना आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक आपका ये जो वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना सेप्टा का, वो आपका होता है मस्कुलर, ये होता है आपका मस्कुलर पार्ट। और ऊपर से ये अगर यहाँ पे अगर हम ये कहें कि आपका एंडोकार्डियल कुशन है, तो ये ऊपर से जो आ रही होती है ना ये वाली, ये होती है आपकी मेम्ब्रेनस पार्ट।
ये हो गया मस्कुलर पार्ट और ये आपका हो गया मेम्ब्रेनस पार्ट। अब ये जो आपका मस्कुलर पार्ट होता है ये आपका हार्ट के साथ ही मतलब ये आपका ना मसल्स का ही बना हुआ होता है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ना ये आपका आ रहा होता है एंडोकार्डियल कुशन की तरफ से। और उसके बाद ये अब यहाँ से जाएगा ब्लड हमारा, यहाँ से पल्मोनरी की तरफ चला गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला गया यहाँ पे, और इधर से जो ब्लड जाएगा हमारा वो चला जाएगा एओर्टा में। तो अब ये जो है आपका ये जो सेप्टम है ये तो आपकी कुछ ना कुछ अटैच हो रही है आपकी ये इसके साथ पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उसके बाद ये वेंट्रिकुलर सर्कुलेशन जो चल रही है आपकी, सॉरी एओर्टिक सर्कुलेशन, उसके अंदर ये जो आपकी सेप्टम ने पीछे पड़ी है हमारी पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस में, तो वो वाली जो सेप्टा बन रही होती है वो भी आपकी यहाँ पे आके अटैच हो रही होती है इसके साथ, तो वो भी आपका कुछ ना कुछ पार्ट जो है इसके अंदर प्ले कर रही होती है। तो सबसे पहले आपका ये मस्कुलर पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट। अब सबसे पहले आपका हुआ मस्कुलर पार्ट, ये आपका जो है ना ये ग्रो करना शुरू हो गया यहाँ पे। अब ये ग्रो करेगा तो ये आपके वेंट्रिकल्स जो हैं इन दोनों के दरमियान यहाँ पे ये जो है ना फोरामेन मतलब एक ना पाथ बना हुआ है, तो वो आपका ओपन होगा। तो क्योंकि अभी आपके मेम्ब्रेनस पार्ट यहाँ पे नहीं बनी, तो अभी ये जो फोरामेन बना है इसको हम क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्या होगा, आपकी ये जो ऊपर से एओर्टिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन की जो आपकी सेप्टा बन रही है वो आपकी यहाँ पे नीचे पे आ रही है, अब वो आके यहाँ पे अटैच हुई तो ये आपकी बन गई उसका मतलब इधर से जो आपका आ रहा है मेम्ब्रेनस पार्ट, और उसके बाद एंडोकार्डियल कुशन की तरफ से जो आपका मेम्ब्रेनस पार्ट आ रहा है ना वो आपका आ जाएगा वेंट्रिकल्स के साथ अटैच कर देगा, और उसके बाद इन दोनों को अलग-अलग कर देगा। तो अभी के लिए आपने सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि सबसे पहले मेम्ब्रेनस पार्ट है, ऊपर से ये जो है आपकी आ रही है ये आपकी मेम्ब्रेनस पार्ट है, और नीचे से मस्कुलर पार्ट है, और मेम्ब्रेनस पार्ट आपका एंडोकार्डियल कुशन से भी आ रहा है, और उसके बाद ये ऊपर से एओर्टिको पल्मोनरी सर्कुल ये जो सेप्टम बन रही है उसमें से भी आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने वीएसडी के लिए कि वो क्या है कि आपकी जो है ना ज़्यादातर जो वीएसडी हैं वो आपके हो रहे हैं मेम्ब्रेनस पार्ट की वजह से। मस्कुलर पार्ट जो है ना उसके अंदर अगर कोई भी आपका वीएसडी आता है ना तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, लेकिन मेम्ब्रेनस पार्ट का जो है ना उसमें यह है कि अब आपकी यहाँ पे मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन का अगर आपने सेप्टम को है उसको ख़त्म करना तो उसके लिए आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी। बाकी हम अभी ना यहाँ पे प्रॉपर डिजीज़ को स्टार्ट करते हैं। बस आपने ये वाला जो है ना इसकी ये सेप्टेशन जो हो रही है ये आपने देख लेनी है, और उसके बाद ये कंजेनिटल अगर एबनॉर्मेलिटीज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ना ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना कंजेनिटल्स में, तो वो आपकी यही वाली होती है। अच्छा जी, तो ये हमारी आगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब इसमें आपने ये याद रखना है, मैंने जो पहले आपको बता दिया कि आपके मेम्ब्रेनस पार्ट में भी डिफेक्ट आ सकता है या फिर मस्कुलर पार्ट में भी डिफेक्ट आ सकता है। और उसके बाद अगर वीएसटी की बात की जाए तो आपका जो डिफेक्ट है वो आपका मेम्ब्रेनस पार्ट में भी आ सकता है या फिर नीचे से जो आपका मस्कुलर पार्ट है उसमें भी डिफेक्ट आ सकता है, और वो मैंने आपको पहले बता दिया मेम्ब्रेनस में होगा तो वो आपका सर्जरी के थ्रू सही होगा, और उसके बाद मस्कुलर का होगा तो वो आपका मतलब ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिजॉल्विंग होता है। और उसके बाद अब ये देखना है आपने कि पेशेंट जो है आपका शुरू में या जब बर्थ हुई ना पेशेंट की वो आपका एसिम्प्टोमेटिक है। अच्छा, बर्थ में आपका एसिम्प्टोमेटिक क्यों है? आपको पता है कि आपकी जो होती है न्यूनेटल सर्कुलेशन उसमें क्या होता है आपका पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो रेजिस्टेंस होती है उससे। अब उसमें क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो आपका शंट नहीं करेगा, तो अब जब शंट ही नहीं हुआ तो फिर उसके बाद कोई सिम्टम जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो भी नहीं आएंगे। और उसके बाद ये आपका हमें पता है इधर जो राइट साइड पे ब्लड आ रहा होता है वो हमारा वहाँ पे होता है ऑक्सीजनेटेड। अब जब पेशेंट आपका पैदा हो गया तो उसमें क्या होगा कि आपका जब वो पैदा हुआ है तो शुरू में थोड़ी थोड़ी सी आपकी रेजिस्टेंस तो है वो ज़्यादा है पल्मोनरी साइड पे, तो अब अगर आपका शंट छोटा है तो अभी आपका मतलब जो है ना इतनी मैनिफेस्टेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर शंट हो गया उसका बड़े वाला तो उसमें क्या हो जाएगा वो ज़्यादा शंट करेगा ब्लड को, और वो जर्ली मतलब अर्ली आपकी जो है ना सिम्टोमेटिक पेशेंट मतलब होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है अगर मस्कुलर में हो, लेकिन उसके बाद अगर ये आपका मेम्ब्रेनस पार्ट में है तो आपको इसको मतलब सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अभी इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर देखी जाए तो यही है कि आपका लेफ़्ट साइड से ब्लड जा रहा है राइट साइड पे, राइट साइड से अब जा रहा है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला गया। अब वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिमॉडलिंग हो जाएगी। रिमॉडलिंग हुई तो आपका यहाँ पे पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो है वो आपकी बढ़ गई, तो अब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका शंट जो है वो आगे जो लेफ़्ट टू राइट था अब वो राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा और पेशेंट चला जाएगा आपका साइनोसिस में। तो ये वाली सारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी में है, इसके अलावा मतलब इतना ख़ास नहीं है। बाकी हम अभी देखते हैं कि पेशेंट जो है आपका वो किस तरह की मतलब आपको ना, हाँ बल्कि इसमें एक और चीज़, अब ये देखें आप कि आपका जो ब्लड है वो आपका जा रहा है किधर गया, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे, तो राइट साइड जो है
आपकी इसकी हो जाएगी हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आपकी क्यों हुई? इसमें क्योंकि आपका जो है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम आ रहा है और उसके बाद आपकी जो है पल्मोनरी जो है वो रिमॉडलिंग हो रही है, उसकी वजह से आपकी राइट वेंट्रिकुलर होगी हाइपरट्रॉफी। अब इसके अलावा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की क्या वजह? अब आपका जो ब्लड जा ही इधर राइट साइड से पल्मोनरी साइड पे ज़्यादा जा रहा है, तो इधर से आपका ब्लड भी ज़्यादा आएगा पल्मोनरी साइड, ये आपके लेफ्ट एट्रिया में। तो आपका जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो भी आपका इंक्रीज़ वॉल्यूम जो है जो पल्मोनरी साइड पे आ रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो आपकी जो पेशेंट आएगा ना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ, उसकी होगी बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। दोनों के दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं वो हाइपरट्रॉफी किए हुए होंगे। बाकी इसके अंदर वही आपका आइजनमेंगर सिंड्रोम जो है वो आपका अपेयर हो सकता है जब आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी और उसके बाद आपका पेशेंट जो है वो साइनोसिस में जाना शुरू हो जाएगा। अभी पेशेंट की जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे क्लिनिकल फाइंडिंग्स निकालते हैं, तो सबसे पहले इसको हम 3 कैटेगरीज में बनाते हैं। एक जिसमें आपका स्मॉल VSD है, एक जिसके अंदर आपका मॉडरेट VSD है, और इधर यहाँ पे हमारा जिसके अंदर लार्ज VSD है। तो अब अगर पेशेंट जो है उसका है स्मॉल VSD, अब इसके अंदर आपने ये याद रखना है, ये आपका जो है ना VSD में ब्लड क्या जा रहा है आपका लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जा रहा है, ये मतलब इधर जा रहा है, तो लेफ़्ट से राइट पे जा रहा है। अब जब भी आपका सिस्टोल होगा, सिस्टोल के दौरान आपका ब्लड जो है वो इधर जाएगा, तो आपको सुनाई देगा होलो सिस्टोलिक मरमर, मतलब ऑल ऑफ द जो सिस्टोल है उसमें आपको मरमर सुनाई देगा, होलो सिस्टोलिक मरमर। अब आपने ये यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपका एक है मतलब यहाँ पे पाइप है आपके पास, या फिर एक विसल है, या इस तरह की कोई भी चीज़, अगर वो चीज़ छोटी है मतलब उसका जो ल्यूमेन है उसका वो छोटा है, रेडियस छोटा है उसका, तो जब आप उसमें से एयर को पास करेंगे आपको आवाज़ जो है ना वो ज़्यादा सुनाई देगी, इंक्रीज साउंड होगा इसमें। लेकिन अगर उसके मुकाबले में एक आपने बड़ा पाइप लगाया हुआ है, उसमें से आप अगर मतलब आवाज़ मतलब वहाँ से आप फूंक भी मारते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको बहुत कम सुनाई देगी आपकी आवाज़। तो मतलब आपने ये याद रखना है जब स्मॉल VSD होगा उसमें आपको जो मरमर है वो आपको लाउड सुनाई देगा, मोर लाउड होगा। और उसके अलावा जो हमने पहले देख लिया, अगर स्मॉल VSD है तो पेशेंट में भी आपका एसिम्प्टोमेटिक हो, और उसके बाद हार्ट साउंड जो हैं वो उसके नॉर्मल होंगे, लेकिन उसके साथ ये आपका पैन सिस्टोलिक मरमर जो है वो लाउड आएगा। उसके अलावा अगर न्यूनेट्स की बात की जाए तो आपकी जो है पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, तो आपका लेफ़्ट टू राइट शंटिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये हो गया स्मॉल VSD में। अगर मॉडरेट VSD की बात की जाए तो पेशेंट जो है ना आपका, अब ये देखिए आपकी जो ऑक्सीजन जा रही है वो कम जा रही है, उधर लंग्स की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो सबसे पहले पेशेंट आ जाएगा टेकिपनिया में, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन वो बनाना शुरू कर, मतलब उसको ये होगा ना कि ऑक्सीजन कम जा रही है तो आप तेज़ी तेज़ी के साथ सांस ले रहे होगे ताकि आपकी ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा जा रही हो। टेकिपनिया हुआ, उसके साथ पेशेंट आएगा डिस्निया के साथ, सांस उसको मतलब लेने में डिफ़िकल्टी आ रही होगी। और उसके बाद आपका क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल, उसके बाद ये क्या कहते हैं आपका एट्रिया, उसके बाद वेंट्रिकल दोनों साइडों के वो आपके हो रहे हैं ये हाइपरट्रॉफिक, तो पेशेंट को आपका आएगा डिस्फेजिया या फिर डिफ़िकल्टी इन फीडिंग जो है। तो क्योंकि आपका वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई है, हो सकता है वो आपका थोड़ा बहुत पीछे से आपका जो है इसोफेगस उसको थोड़ा सा वो कंस्ट्रिक्ट कर दें, तो डिफ़िकल्टी इन फीडिंग, तो ये डिफ़िकल्टी या फिर फीडिंग डिफ़िकल्टी आ जाएगी, या फिर डिस्फेगिया हो गया इसके अंदर। उसके बाद पेशेंट के अब क्योंकि राइट साइड पे जो है ब्लड जा रहा है ज़्यादा, लंग्स में ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब, तो आपका पेशेंट जो है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस की तरफ भी जा सकता है। ये वाला सारा हो गया इसमें। और उसके बाद आपके जो है अब ये देखें आप कि आपका जो है ये वेंट्रिकल है, उसके बाद लेफ़्ट से आपका राइट जो है ब्लड शंट हो रहा है। अब राइट साइड पे ब्लड जा रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पे राइट साइड से ब्लड जाना होता है हमारा पल्मोनरी ट्रंक में, और यहाँ पे जो हमारा वाल्व होता है वो होता है हमारा पल्मोनरी वाल्व, और इसकी वजह से हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है P2, S2 का अगर मतलब जो पार्ट है वो P2 प्रोड्यूस होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम ही ज़्यादा आ रहा है, तो आपका P2 जो है वो डिले हो जाएगा, मतलब क्या आपकी S2 स्प्लिटिंग आएगी, S2 स्प्लिटिंग, और ये होगी कौन सी आपकी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, आपकी दोनों टाइम पे ये आपको वाइड नज़र आएगा, तो ये आपकी वाइड S2 स्प्लिटिंग, ये वाला हो गया। इसके अंदर आपका P2 जो है वो लाउड हो जाएगा, और उसके अलावा आपको इसी में भी वही बात हो गई, आपको पैन सिस्टोलिक मरमर आएगा जो आपका VSD की वजह से
पैन सिस्टोलिक मर्मर। तो इसके बाद आ जाते हैं हम अपने लार्ज वीएसडी की तरफ। तो लार्ज वीएसडी में सबसे पहले तो जो हमने सारे सिम्टम्स देख लिए हमारे मॉडरेट वीएसडी के, वो वाले सारे सिम्टम्स आ जाएंगे इसके अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर चीज़ क्या आ जाएगी, आपका हार्ट फेलियर आ सकता है। और हाँ, वो हार्ट फेलियर तो मैंने बताया नहीं आपको। हार्ट फेलियर ये देखिए, आपका जो वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है उसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो भी आपके रिमॉडलिंग कर रहे हैं ज़्यादा वॉल्यूम को लेने के लिए। अब उस केस में आपका जो है वेंट्रिकल रिमॉडलिंग हो रही है, आपके ये जो है हार्ट जो है वो आपका लेस मतलब फोर्स के साथ कंस्ट्रिक्ट करेगा, आपका पेशेंट जा सकता है हार्ट फेलियर की तरफ। तो इसमें जब आपका लार्ज वीएसडी है, लार्ज वीएसडी का मतलब ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वो आपका जा रहा है ज़्यादा। तो वॉल्यूम ज़्यादा जाएगा तो आपका हार्ट फेलियर जो है वो मतलब जल्दी हो जाएगा। अर्ली इन्फेंसी मतलब बच्चा अभी पैदा ही हुआ है और मतलब 1-2 हफ्तों में आपका जो है हार्ट फेलियर की तरफ वो जो है जाना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद साइनोसिंग, इसमें क्या हो जाएगा ये आपने याद रखना है, साइनोसिस ड्यूरिंग क्राइंग। अब क्राइंग में क्या होता है, आपका जो है आप मतलब सांस सही से नहीं ले रहे होते और उसमें क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑक्सीजन पहले ही आपकी मतलब थोड़ी जा रही है उधर, तो उसकी वजह से आपका साइनोसिस आ सकता है ड्यूरिंग क्राइंग या इस तरह की कोई भी चीज़ें। बाकी सिम्टम्स में आपने ये याद रखना है कि जब तक आपका लेफ़्ट टू राइट शंट हो रहा है आपकी साइनोसिस नहीं आएगी, लेकिन जब राइट टू लेफ्ट शंट होगा तब आपका साइनोसिस में चला जाएगा। और क्राइंग में भी यही हो रहा होता है, आपका जो है पल्मोनरी रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपका पेशेंट जो है वो साइनोसिस में चला जाएगा। बाकी अगर वीएसडी की काजेज़ का देखा जाए तो काजेज़ यहाँ पे अगर देखें तो इसमें आपका अगर पेशेंट जो है वो आपका डाउन सिंड्रोम का है, डाउन सिंड्रोम, तो उसमें आपका जो पेशेंट है वो उसमें ये हो सकता है। उसके अलावा अगर ट्राइसोमी हो रही है पेशेंट के अंदर 13 की, उसके बाद 18 की, तो उसमें भी आपका जो है पेशेंट वो आपका जा सकता है इसमें वीएसडी में। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आपकी ट्राइसोमी होती है कहाँ पे 21 में, और यहाँ पे आपकी ट्राइसोमी हुई 13 और 18 की। अब उसके अलावा अगर आपका पेशेंट आ जाए ट्राइसोमी 16 वाला, तो उसमें आपका ये आपने याद रखना है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता ट्राइसोमी 16 वाला। उसके अलावा अगर यहाँ पे टॉर्क इन्फेक्शन हुई हो तो उसमें भी आपको वीएसडी आ जाएगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे पेशेंट है क्री डू चैट सिंड्रोम का, अच्छा ये सारे के सारे आगे आ जाएंगे। अभी के लिए आपने बस ये याद रखना कि ये मतलब आपके एमसीक्यूज़ में वो ये आ जाएगा कि पेशेंट जो है उसके अंदर ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स कुछ बता देंगे तो वो कह देंगे कि बताओ उसके अंदर क्या हो रहा है, तो आपने ये याद रखना है कि उसको वीएसडी हो रहा है। उसके बाद क्री डू चैट सिंड्रोम है अगर पेशेंट के अंदर, तो इसमें क्या होता है आपका जो डिलीशन हो जाती है ना क्रोमोसोम 5 पे, उसकी वजह से आपका पेशेंट जो है वो इस वीएसडी की तरफ जा सकता है। या फिर अगर इम्पोर्टेंट बात है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, तो इसकी वजह से भी वीएसडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें होगी इसकी मतलब काजेज़ में। तो बाकी अगर पेशेंट की आपकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम अगर पेशेंट का करवाते हैं चेस्ट एक्सरे, तो इसमें आपको अब पता है आपका लेफ़्ट टू राइट शंट हो रहा है ब्लड, तो आपका पल्मोनरी जो वेस्कुलरिटी है, पल्मोनरी ब्लड जो है वो आपका ज़्यादा होगा, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलरिटी हो जाएगी। उसके अलावा आपकी जो हार्ट है वो आपका हो जा रहा है कार्डियोमैगेली की तरफ, हार्ट आपका बढ़ रहा है, तो आपका पेशेंट आएगा माइल्ड कार्डियोमैगेली के साथ चेस्ट एक्सरे में। उसके अलावा अगर आप करवाते हैं पेशेंट का, मतलब ये होगा जब तक आपका जो है ना ये वीएसडी जो है वो आपका है स्मॉल। और बाकी आपने मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, अगर स्मॉल वीएसडी है तो इसकी वजह से आपका जो सिस्टोलिक मरमर है वो आपका लाउड आएगा। उसके अलावा अगर पेशेंट हो जाए चेस्ट एक्सरे में अगर उसका लार्ज वीएसडी हो पेशेंट का, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपको कार्डियोमैगेली ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, कार्डियोमैगेली ज़्यादा आएगी। उसके अलावा आपका जो पल्मोनरी वेस्कुलरिटी है, ये वाली वो वाली बात आपकी कि पल्मोनरी वेस्कुलरिटी और भी ज़्यादा होगी आपकी। उसके अलावा जो है ना आपका जो लेफ़्ट एट्रिया है वो भी इनलार्ज किया होगा, वेंट्रिकल्स भी आपके जो हैं वो इनलार्ज किए हुए होंगे, क्योंकि आपके लेफ़्ट एट्रिया में ब्लड ज़्यादा आ रहा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, शंट ज़्यादा हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा जा रहा है, तो लेफ़्ट एट्रिया भी आपका हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई हुई है और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई है जब आपका लार्ज होगा। उसके अलावा अगर आप पेशेंट की करवाते हैं ईसीजी, तो ईसीजी में क्या होगा, ईसीजी तो इसमें अब देखें आपका जो पेशेंट है वो जब तक तो स्मॉल है वीएसडी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, नॉर्मल आएगी आपकी। अगर पेशेंट आ जाता है आपका लार्ज वीएसडी वाला, तो उसमें आपकी ईसीजी जो है वो आपकी शो करवाएगी आपको बाई वेंट्रिकुलर
हाइपरट्रॉफी, मतलब आपके बोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स जो है ना वो आपके इनलार्ज किए होंगे। वो मैंने आपको पहले बता दिया, लेफ्ट साइड पे ब्लड ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से राइट साइड पे शंट ज़्यादा होगा, फिर पल्मोनरी ज़्यादा जाएगा, उधर से फिर लेफ्ट साइड पे ज़्यादा आएगा, तो बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आएगी पेशेंट में। उसके अलावा आपकी पी वेव्स जो हैं वो आपकी पीक नज़र आएंगी आपको। पी वेव होती है ना आपकी एट्रिया जो है उसकी डीपोलराइजेशन की, तो आपकी वो पीक वेव्स हो जाएंगी या फिर नॉच्ड हो जाएंगी। उसके अलावा पेशेंट जो है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन शो करेगा, बिकॉज बोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स, आपकी लेफ्ट साइड पे जो ब्लड ज़्यादा आ रहा है, अब लेफ्ट साइड जो होती है आपकी वैसे भी आपकी मतलब एज़ कम्पेयर टू राइट साइड जो आपकी बिगर इन साइज होती है, तो लेफ्ट जो है एट्रियल डीप सॉरी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगी। लेफ्ट एट्रिया भी आपका हाइपरट्रॉफी हो रहा है, वेंट्रिकल भी हाइपरट्रॉफी हो रहा है, तो एक्सिस डेविएशन। बाकी अगर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी इको है। इको में क्या हो जाएगा, आपको सारे का सारा ब्लड जो है, ब्लड कितना ज़्यादा जा रहा है, किधर से ज़्यादा जा रहा है, वो वाली सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। बाकी हाँ, एक और चीज़ इसमें जो मैं रह गया बताना, वो ये है कि आपका वेंट्रिकल जो है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड पे जो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स हो रहा है तो आपकी राइट वेंट्रिकल जो है उसमें आपका इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, जब आप मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेंगे या फिर आप जो पेशेंट है उसका पल्मोनरी ट्रंक से लेते हैं ब्लड, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। बाकी इको में आपने वही देख लिया आपको। उसके अलावा अगर आप पेशेंट की करवाते हैं कैथेटराइजेशन, तो उसमें आपको क्या आ जाएगा, आपको सारा कुछ मतलब प्रेशर भी पता चल जाएगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह भी सारी पता चल जाएगी डिफरेंट चैम्बर्स में, तो ये वाला सारा आपका कैथेटराइजेशन में हो जाएगा। बाकी अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, यहाँ पे आपका पेशेंट जो है उसको आपने मैनेज कैसे करना है, तो वही अगर आपका पेशेंट जो है स्मॉल वीएसडी का है तो वो आपका जो है मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम वो आप खुद ब खुद आपका जो है क्लोज हो जाएगा। अगर आपका है वो मेम्ब्रेनस पार्ट का स्मॉल वीएसडी, नो ट्रीटमेंट, आपका मतलब ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाएगा, क्लोज स्पॉन्टेनियसली। बाकी अगर आप करवाते हैं लार्ज वीएसडी की अगर बात करें, तो लार्ज वीएसडी में अब आपने ये देखना है कि आपकी जो है पल्मोनरी साइड पे जो है ब्लड ज़्यादा जा रहा है, आपके जो बोथ वेंट्रिकल्स हैं दे आर वर्किंग अगेंस्ट वॉल्यूम ओवरलोड। सो आपका पेशेंट जो है वो एक तो पल्मोनरी साइड पे ब्लड ज़्यादा जाने की वजह से पल्मोनरी वेसल डिजीज़ आ सकती हैं पेशेंट के अंदर, वेसल डिजीज़। और उसके अलावा अगर इधर बात की जाए तो आपका पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, बोथ वेंट्रिकल्स जो हैं वो आपके फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तब पेशेंट को आपने क्या करना है, आपने डाइजॉक्सिन देनी है। उसके अलावा वॉल्यूम को कम करने के लिए आपने डायूरेटिक्स देने हैं, या फिर आपने उसके अलावा आफ्टर लोड को डिक्रीज़ करना है। तो उसमें भी आपका जो है मतलब अगर इन सब से काम नहीं हो रहा अगर, तो फिर आपने पेशेंट की करनी है सर्जरी। सर्जरी इसमें भी आपका लास्ट टाइम मतलब आपने सर्जरी करनी है तभी पेशेंट आपका ठीक होगा। बाकी अगर अब सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी में आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की जो सर्जरी करवानी है उसमें आपने अटैच करना है यहाँ पे प्रोस्थेटिक पैच, ठीक है, वहाँ पे आपने उसे बंद करने के लिए। अब इसमें अब क्या है, आपका अगर हार्ट फेलियर है तो उसमें आपने क्या कर देनी, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसकी बेंडिंग कर देनी है। हार्ट फेलियर में पल्मोनरी आर्टरी जो है उसकी बेंडिंग कर दें। उसके अलावा आप जो है सर्जरी जो है, अगर हार्ट फेलियर हो रहा है पेशेंट में तो आपने विद इन 1 ईयर आपने सर्जरी करनी है, विद इन 1 ईयर। और उसके अलावा अगर आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसमें डेवलप हो रही है तो उसमें अब आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट वैस्कुलर चेंजेस आ जाएंगी। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में वैस्कुलर चेंजेस आई तो आपने इसके अंदर जो सर्जरी है चेंजेस वो आपने 2 साल के अंदर अंदर सर्जरी करनी है, विद इन 2 ईयर्स। और उसके अलावा अगर आपका पेशेंट जो है वो वॉल्यूम ओवरलोड का है तो उसमें आपने क्या करना है कि आपका अगर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है तो उसमें आपने 2 से 5 साल के अंदर सर्जरी करनी है पेशेंट की, 2 से 5 साल में सर्जरी। तो ये सारा था सर्जरी में। बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो इसमें वो आपकी जो है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ में अब ये होगा कि पेशेंट आपका पहले से था, अब क्या पेशेंट आपका अब प्रेजेंट कर रहा है, तो अब उसको कॉम्प्लिकेशंस आपकी बताएंगे, आपको बताएंगे कि इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको इवन जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी बता देंगे और आपको ये लगेगा कि आंसर इसका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, सिम्टम ऊपर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के होंगे, लेकिन उसमें अब क्या हो जाएगा, आपको वो साथ बता देंगे कि आपका होलोसिस्टोलिक मर्मर है पेशेंट के अंदर, पैनसिस्टोलिक मर्मर है और वो उसको पहले से है, तो उसमें अब बताओ। तो फिर आपको याद होना चाहिए कि आपको
कॉम्प्लिकेशंस में जो है वीएसडी की कॉम्प्लिकेशंस में, तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वो आपके इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ सकता है, क्योंकि आपका ब्लड जो है यहाँ पे अब ज़्यादा आ रहा है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स आर इनलार्जिंग, अब उनके अंदर मॉडलिंग रीमॉडलिंग हो गई है, वहाँ पे आपका फाइब्रिन वगैरह या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़्यादा आ रही हैं, तो आपका जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको अब हाइडिंग प्लेस मिल रही है वहाँ पे, तो पेशेंट आपका जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साथ आ सकता है। उसके अलावा ग्रोथ फेलियर के साथ आ सकता है, और उसके अलावा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं वो उसकी दोबारा से दोबारा हो रही हैं, दोबारा हो रही हैं, रिपीटेड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, तो ये वाले सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है। बात वही बात कि आपका पेशेंट जो है इनमें से आपको ऐसे है कि वो कोई भी आपको जो है ना सिम्टम्स दे देंगे, कहेंगे कि बताओ पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, तो आपको मतलब जो है ना पहले तो आपको पिक करना है कि आपका पेशेंट जो है उसको अगर बचपन से ये बातें बता रहे हैं आपको, तो आपका वीएसडी हो रहा है और वीएसडी के कॉम्प्लिकेशन में ये वाली सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो बाकी इसमें यही था, अगर आपके इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। एंड बाकी अब ये देखें, आपका वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट एड पे सिर्फ इतना सा है ये वाला, और यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो आपको उन्होंने बता दी है, लेकिन इसके अंदर अब ये देखें आपकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह और उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह, तो ये अगर आप मतलब साइड पे बुक पे लिख दें तो वहाँ पे भी ठीक है, अगर आपने अलहदा से नोट्स पे बनाना है तो वो भी ठीक है, या फिर अगर आपने कोई नोट्स स्टिकी नोट्स वगैरह अटैच कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, बाकी जैसे आपको ईजी लगता हो। बाकी अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।